यवन की बात आती है, गांधार की बात आती है, ऐसे कई भौगोलिक क्षेत्रों की बात आती है जिनसे भारत का मानचित्र पूरा होता है। हेमकुंड, अब हिमस जो है संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब अर्थ है सोना। नोबेल प्राइज जर्मनी ले जाएगा और महाभारत मिथक बना रह जाएगा। वैज्ञानिकताएं हैं वो किस तरह नदियों से, किस तरह सभ्यताओं से, किस तरह वहाँ की जीवन शैली से जुड़ी हैं, ये हम तब ही समझ पाएंगे जब हमें उनको वापस ग्रंथों के पास पढ़ना होगा। जितने भी नाम हम स्थान से सुनते हैं, उन स्थानों तक गई हुई सभ्यता आराम से आप कह सकते हैं ये सप्त सिंधु का भाग है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी कर दी क्योंकि उसमें भारतीय भाषाएं निकाल दी, तो अब क्या पढ़ाएंगे, तो विदेशी भाषा पढ़ाएंगे। कुछ शब्दों को सांस्कृतिक मान लिया, कुछ शब्दों को वैदिक मान लिया, कुछ शब्दों को वैज्ञानिक मान लिया और कुछ शब्दों को धार्मिक मान लिया, लेकिन कैसे भी किया उनको हमने कंटेम्प्रेरी नहीं माना। यानी हमारे आज की समसामयिक जीवन प्रणाली में वो कहाँ अपनी उपयुक्तता रखते हैं, कितने आवश्यक हैं, क्या हमारे स्व से, हमारे अस्तित्व से, हमारी पहचान से क्या वो कहीं जुड़े हैं, या हमें क्या उन तक पहुंचना चाहिए। इस धारणा के साथ ये एक ध्यान बहुत वर्षों से, मैं 83-84 में रूस में पढ़ने गई थी और वहाँ पे कुछ ऐसी जगह थी जहाँ शिव बहुत मुखर हैं, या तो उनकी जो हम कहें उपासना पद्धति में मुखर हैं, या फिर चिन्हों में मुखर हैं, या फिर प्रोवर्ब्स में मुखर हैं। जो रूसी भाषा के मुहावरे कहावतें हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वो किसी तरह से भोले या अपभ्रंश के रूप में आते हैं। तो कई बार प्रश्न उठता था, क्योंकि संस्कृत पढ़ी थी विषय के हिसाब से भी और वैसे भी पढ़ाई गई थी, घर में ग्रंथ भी पढ़ाए गए थे, तो कहीं ना कहीं संस्कृत जैसा लगता था। तो पहले तो लगा रूसी भाषा है, संस्कृत जैसे उसके जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, वो रूसी और संस्कृत का लगभग सेम है, वैसे ही रूट्स होते हैं, वैसे ही धातु हैं और बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत से मेल रखते हैं, शायद इसीलिए यहाँ से यात्रा करते हुए वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे शहरों को जानने लगे, उनके उस समय तो राज्य थे, जब मैं गई यूएसएसआर था, रूस अलग देश नहीं था, उनके राज्यों को जाना, तो उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये क्या हो रहा है, ये तो पाकिस्तान जैसा लग रहा है, मतलब जो रूट्स हैं वो एक जैसी दिख रही हैं। तो क्या स्थान बने, और हम जानते हैं स्थान यानी हमारे कहीं ना कहीं संस्कृत से आया हुआ एक ऐसा शब्द जिसमें प्लेस आता है, स्थान आ जाता है, जो नॉर्मल भाषा में है। तो क्या ये वही यात्रा है, क्या ये जो स्थान है ये कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सभ्यता से जुड़ा है। फिर बहुत से प्रश्न आए, जब वेदों को पहले तो पढ़ लेते थे, कुछ हमें सूक्तियाँ कहीं अपने आंसर्स में कोट करनी होती थी, अच्छे मार्क्स आ जाएं, इसलिए वेदों से, उपनिषद से, पुराणों से हम छोटी छोटी अच्छी सूक्तियाँ ले लेके याद करते थे। उसमें बड़े सारे शब्द आते थे, मेरू सुमेरु भी आता था, और फिर उसकी व्याख्या आती थी। व्याख्या आती थी कि एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पूरे 1 वर्ष दिन रहता है, 1 वर्ष रात रहती है। और हम अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं कि मनुष्य का 1 वर्ष देवों के जीवन में 1 दिन होता है। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी संस्कृति से ज़्यादा लगाव होता गया, हम ये समझते गए कि बात तो वही आ रही है जो वेदों में कही गई, जो हमारे ग्रंथों में कही गई, वो तो हमें धरती पे मिल रही है, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ मिल रही है। हम कह रहे हैं देवों का 1 दिन 1 वर्ष जितना होता है, और धरती पे एक स्थान ऐसा है जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, जहाँ 1 वर्ष लंबी रात, 1 वर्ष। तो ये क्या है, क्या इसका कहीं साम्य है, क्या इसका हमारे जीवन से कोई संबंध है। तो उस खोज में ऑलमोस्ट 83-84 की ये बात है, 1983-84 से, जब युवा बुद्धि थी, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती थी,
पाठ्यक्रम आप सब जानते हैं, हम लोग किस पद्धति से पढ़कर आए हैं, पढ़ाने का तो सवाल ही नहीं है हमारे विश्वविद्यालयों में। खुद से जितना ढूंढ सकते थे करते करते ये यात्रा आगे बढ़ी, और सौभाग्य से पिछले ऑलमोस्ट 2 वर्षों से मेरी भाई साहब से चर्चा हो रही है, कुछ ग्रंथों तक हम पहुँचे। फिर सूर्य सिद्धांतिका किसी और कारण से पढ़नी आरंभ की, और एक जैनियों का एक ग्रंथ है मंडला, वो पाली में लिखा हुआ है, उसको पढ़ना शुरू किया। वो भी कोई और कारण था, वो कारण था कि वो चंद्रमंडल और सूर्यमंडल की बात करते हैं, तो उससे कैसे एस्ट्रोन्यूमेरिक साइंसेस जन्म लेती हैं, उसके विषय के अध्ययन के लिए मंडला पढ़ना शुरू किया। और कहीं एक बार पढ़ लिया था कि न्यूटन 17 बार भारत आया। मुझे पता नहीं ये सत्य है या किंवदंती है या सच में आया, मगर वो 17 बार भारत इसलिए आया कि वो जो थियरी बोल रहा है उस थियरी का जो जन्म है वो भारत में है। गुरुत्वाकर्षण की बात भारत के ग्रंथों में कही गई है, तो क्या वो वहाँ बताए अपने नाम से या ना बताए, और अगर बताएगा तो क्या उसकी थियरी पे कोई भारतीय क्लेम करेगा। ये टेस्टिंग करने के लिए वो बार बार भारत आ रहा था। और फिर एक बार उसके मित्रों ने कहा, मूर्ख हैं, इनको तो खुद नहीं पता कि इन्हीं की थियरी है, तुम जाओ और अपने नाम से प्रतिपादित कर दो, जो हो गई। और हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण की थियरी न्यूटन ने दी है। ना सिर्फ वही थ्योरी, 2 बातें और भी, कि लाइट इज़ नॉट लीनियर, जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी नहीं चलती हैं, लाइट इज़ नॉट लीनियर, एंड 7 प्रिज्म्स ऑफ लाइट। पढ़ते पढ़ते सूर्य सिद्धांतिका पे पहुँचे। 5वीं सदी का ग्रंथ है, उपलब्ध है, गूगल पे भी उपलब्ध है, आप सब भी पढ़ सकते हैं। एक श्लोक मिला, रथस्य चक्र एकम सप्ततुर्गः सूर्यरश्म्यः भुजगमेव गमयन्ति। 3 सूत्र मिल जाते हैं। पहला सूत्र है रथस्य चक्र एकम, रथ का एक चक्र है, एक ही केंद्र है। और रथ हम जानते हैं सूर्य के रथ को कहते हैं, जिसमें 12 घोड़े हैं। 12 घोड़े यानी कि 12 राशियाँ। तो राशियाँ जो हैं वो सूर्य के परिवर्तन से ही हो रही हैं, उसके चारों तरफ जो ग्रह हैं उनके कारण राशि परिवर्तन हो रहा है। सब में गुरुत्वाकर्षण है, और वो सब गुरुत्वाकर्षण का केंद्र सूर्य है। तो जो गैलीलियो इतने वर्षों बाद कहता है कि द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स इज सन, वो एक्चुअली हम सूर्य सिद्धांतिका में 5वीं शताब्दी में बोल चुके हैं। रथस्य चक्र एकम सप्ततुर्गः सूर्य रश्म्यः, सूर्य की रश्मियों के 7 रंग होते हैं, 7 प्रिज्म्स ऑफ लाइट। एक ही श्लोक है, भुजंगमेव गमयन्ति, जैसे भुजंग चलता है, क्योंकि सर्प कभी सीधा नहीं चलता, इस तरह वो सूर्य की रश्मियाँ चलती हैं। अब प्रश्न आता है भाषा का। आज यहाँ यंग बच्चे बैठे हैं, मेरे भी इतने स्कॉलर्स यंग बैठे हैं, इनसे ज़रा इनकी भाषा में बात करके देखिए, हमें कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या कह रहे हैं। TO2 को न्यूमेरिक 2 लिखते हैं, Y को Y लिख देते हैं। मतलब भाषा जो उस समय प्रचलित थी, उस भाषा में एक वैज्ञानिक सत्य कहा गया, हमें सिर्फ भाषा डिकोड करनी थी, लेकिन हमने उस भाषा को धार्मिक बनाकर, संस्कृत का आवरण चढ़ाकर उसे ऐसे हर क्षेत्र से अध्ययन के बाहर कर दिया। ना वो धर्म का क्षेत्र रहा, क्योंकि सूर्य सिद्धांतिका है, खगोल शास्त्र की पुस्तिका है, ना वो खगोल शास्त्र में पढ़ाई जाती है, क्योंकि वहाँ तो अंग्रेज़ी जो पश्चिम से आई है वो पढ़ाई जाएगी, ना वो धर्म में पढ़ाई जा रही है, ना वो फिलॉसफी में पढ़ाई जा रही है, ना वो संस्कृत के विभागों में पढ़ाई जा रही है। तो ऐसे अनेकों ग्रंथ हमारे सिस्टम से बाहर रखे हैं, जिनमें वो सारी धारणाएं हैं जो शब्द हम और आप रोज़ सुनते हैं, जैसे ब्रह्मावर्त, जम्बूद्वीप, सप्त सिंधु। तो इनके आधार क्या हैं? क्या हमें इनको जानने की आवश्यकता है? आज तो साइंस कहता है एवरीथिंग इज रिवील्ड, कुछ छुपा है ही नहीं। ब्रह्मांड तक हर चीज़ की जो यात्रा है, उसके चलने की धुरी है, गति है, दूरी है, सब हमें पता है। एवरीथिंग इज रिवील्ड। अगर एवरीथिंग इज रिवील्ड तो वेद आज भी हमारी बुद्धि से बाहर क्यों है? पुराण आज भी हमारी बुद्धि से बाहर क्यों है? क्यों हम डेटिंग नहीं कर पा रहे? क्यों हम उनके काल निर्णय में
एक वेद से दूसरे वेद के काल गणना नहीं कर पा रहे। क्या हमने उसका डेवलपमेंट कहीं पे ट्रेस किया है कि ऋग्वेद में जहाँ से शुरू हुआ और अंतिम वेद तक आते आते कितने वर्ष लगे? इस ज्ञान में क्या हमें कहीं कोई डेवलपमेंट दिखता है कि पहले वाले में हमें 4 तत्व दिखते थे और अंतिम में 12 दिख रहे हैं? तो कहीं कुछ तो होगा। पहले अगर 6 दिशाओं की बात है और गीता में कृष्ण 64 दिशाओं की बात करते हैं, तो ये दिशा कब बढ़ी? क्या ये अचानक से बढ़ गई या उसका कोई एक साइंटिफिक डेवलपमेंट और इवोल्यूशन ऑफ साइंसेज हुआ है? हम मान के चलते हैं कि जो हमारी प्राच्य विद्या है वो उन्नत थी, हम ये मान के चलते हैं, लेकिन उन्नत थी माने कहीं से अवतरित हुई थी क्या? या हमारे किसी गुरुकुल में, किसी आश्रम में, किसी आचार्य के साथ कहीं जंगलों में, वनों में धीरे 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 शोध लगातार हो रही थी, उस शोध का डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था, उस शोध को बराबर हमारे ग्रंथ नोट कर रहे हैं। हर नई शोध का हमारे ग्रंथों में विवरण मिलता है। और जब हम इतिहास की बात करते हैं, मैं इसलिए इस समय यहाँ से बात शुरू कर रही हूँ क्योंकि इस समय भोपाल में सांची विश्वविद्यालय में युवा इतिहासकार सम्मेलन चल रहा है, कल ही उद्घाटन करके आए हैं। और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम सोचते हैं इतिहास की एक ही दृष्टि होती है, राजनैतिक दृष्टि। तो क्या इतिहास सिर्फ राजनैतिक दृष्टि है? क्या इतिहास सिर्फ लीनियर हो सकता है, यानी काल में विभाजित हो सकता है? क्या इतिहास को हम सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही पढ़ सकते हैं? तो फिर हम उसकी तह तक कैसे जाए जो भारत है, जो आज जब हम उसकी नर्मदा की डेटिंग करते हैं तो 35 करोड़ वर्ष दिखते हैं। 35 करोड़ वर्ष की तो हमारी डेटिंग, कार्बन डेटिंग आती है नर्मदा नदी की, सभ्यता की। उसके बाद धीरे धीरे जीवन बने, शहर बने, मेले, यात्रा, त्योहार, पर्व सब बने, जो हम जानते हैं कि अत्यधिक वैज्ञानिक हैं। तो ये सब धारणाओं को जोड़ते हुए आज तक जो समझ आता है वो ये कि 6 बिंदु बहुत ज़रूरी हैं, और वो 6 बिंदु हैं जहाँ से हमें इतिहास को संकलित करना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि महाभारत महागाथा है, इतिहास है, वो कोई पौराणिक कथा नहीं है, मिथक नहीं है। तो पहला है गुफा, दूसरा है गुफा, ग्रंथ, नदियाँ। गुफाओं से हमें सूत्र प्राप्त होते हैं, सत्य प्राप्त होते हैं। आपको पता है भीमबेटका है, या उत्तरांचल में महाभारत कालीन गुफाएं हैं, जम्मू कश्मीर में भी हैं, हिमाचल में भी हैं। हिमालय के अनेक कंदराओं से हमें गुफाओं से इतिहास की प्राप्ति होती है। गुफा, ग्रंथ, नदियाँ, आज भी हम पिछड़े नहीं हैं। इतनी समृद्धता है हमारे पास कि हम आज भी डेवलपिंग हो ही नहीं सकते। लेकिन एक सिस्टमेटिक डेवलपिंग कंट्री को कैसे रिग्रेसिव मोड में ले जाया गया, उस नाम के सुधार लाए गए जो कुरीतियाँ थी ही नहीं समाज में। सती प्रथा थी ही नहीं, इतने लोगों से मिल चुके हैं, कभी पता ही नहीं चलता किसी घर में कोई सती भी हुई हो। एक आध कभी कहीं विवरण में ना उसको देवी माना, दैट इज अनदर थिंग, बट नॉट एज अ प्रथा। देयर वाज नो कन्वेंशन ऑफ सती। बता दिया आपके यहाँ तो औरतों की इतनी बुरी स्थिति है, विधवाओं की इतनी बुरी स्थिति है, जबकि सच ये है कि काशी, मथुरा, वृंदावन ब्रिटिशर्स के आने के बाद बने। घर घर में चाहे कैसे भी रखा गया, पर अपने घर की स्त्री को अपने घर में सुरक्षा के साथ रखा गया। इसी तरह शिक्षा व्यवस्था ऐसी कर दी, क्योंकि उसमें भारतीय भाषाएं निकाल दी, तो अब क्या पढ़ाएंगे, तो विदेशी भाषा पढ़ाएंगे। विदेशी भाषा क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि जो भारतीय विद्वान थे वो कोर्ट में केस नहीं लड़ते थे फिरंगों के सामने। उन्होंने कहा जो पढ़ेगा उसको हम कोर्ट में अपने केसेस के दलील करने को ले जाएंगे, यानी सरकारी नौकर बनाने के लिए उन्होंने विदेशी भाषाएं रखी। और उन विदेशी भाषाओं के तहत क्या हुआ, एक आज तक जो मेंटल ब्लॉक चल गया है कि आप स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं, नौकरी पाने, ज्ञान पाने नहीं। इसलिए आज जो लड़कियों का इतना बड़ा ड्रॉप आउट है, उनको पूछो बेटा क्यों नहीं पढ़ते हो, तो बोलते इसको क्या नॉकरी करनी है।
ज्ञान नहीं लेना कोई नहीं कहते, बट वो नौकरी के लिए बना दी ना। तो ऐसा करके सिस्टमेटिकली हमारे ग्रंथों को हमारे सिस्टम से इतना दूर कर दिया, हमारे ज्ञान को इतना दूर कर दिया कि हम अपने ही ज्ञान को पोंगापंथी मानने लगे, अपने ही ज्ञान को क्वेश्चन करने लगे कि क्या ये वैज्ञानिक है, क्या इसमें सत्यता है, और यदि है तो उस सत्यता को कैसे नापें। तो अंत में ये भी बता दिया कि आपके पास कोई मेथोडोलॉजी ही नहीं है, टूल्स ही नहीं है, आप तो रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट ही नहीं है, तो आप रिसर्च कर ही नहीं सकते। हमने कर ली है, हमारी रिसर्च के हिसाब से आपके जो ग्रंथ हैं उनमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञान लेना पड़े, जो है हम ट्रांसलेट करके बताते हैं, बस उतना ज्ञान ले लीजिए, वही ज्ञान का इसमें बोध होता है। पहला चैलेंज विश्वास का है। क्या हमें विश्वास है कि ये जो टर्म्स आ रही हैं ये वैज्ञानिक है, सत्य है, सच में इस ब्रह्मांड में ऐसी जगह हैं? तो क्या हम, दूसरा चैलेंज धन का आता है, क्योंकि इन सारे शोध को करने के लिए या तो आप फिजिकली वहाँ जाएंगे या आप कोई और सोर्सेज इकट्ठे करेंगे, और जो सोर्सेज हैं वो जितने इंडिजिनस होंगे वो सब बहुत दूर दूर है, कोई नेटवर्किंग हमारे यहाँ भी खड़ी नहीं हुई है, तो उनके पास, उनके चरणों में फिर हमें उनका पाथेय लेने जाना होता है। तो दूसरा चैलेंज धन का आता है। तीसरा चैलेंज प्रामाणिकता का आता है, हु विल टेस्ट द टूल। मुझे आज भी याद है, मेरी पीएचडी हो गई थी, मुझे डिलीट करनी थी, मैंने अपने गाइड से कहा कि राम एज अ ट्रेजिक हीरो, मुझे इस पर एक डिलीट करनी है। बोले तुम कर तो लोगी, इसको जांचेगा कौन? मैं 86 की बात कर रही हूँ। बोले इसको जांचेगा कौन, क्योंकि एरिस्टोटल को वाल्मीकि से मिलाना बड़ा दूभर काम है। तो हम वो टूल्स कौन से बनाएं? तो हमें काम पहले बेसिक स्थिति से करना होगा, लेकिन हम वेट नहीं कर सकते कि पहले हम टूल्स खड़े कर लें, फिर हम टूल्स के बाद उन शब्दावलियों को लाएं या उन प्रमाणों को लाएं या उन रेफरेंसेस को लाएं और अब हम उन्हें चेक करें। ये एक पैरेलल काम है, जिस पैरेलल काम को हॉरिजॉन्टली हमें स्प्रेड आउट करके एक साथ करना होगा। इसलिए आज का विषय बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि ये जो हम सप्त सिंधु की बात कर रहे हैं, ये सप्त सिंधु बेसिकली क्या है। तो पहले तो जितने भी नाम हम स्थान से सुनते हैं, उन स्थानों तक गई हुई सभ्यता आराम से आप कह सकते हैं ये सप्त सिंधु का भाग है। इसमें तो कोई प्रामाणिकता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ तक आपको कई सारे चिन्ह ऐसे मिल जाते हैं। ग्रीस में 4th सेंचुरी BC के कुछ सिक्के मिले जिस पे कृष्ण बने हैं। अगर ग्रीस के उन सिक्कों पर कृष्ण बने हो सकते हैं, तो हम जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं वो कम से कम 150 और ईसा पूर्व पीछे जाते हैं, जिसे हम दृश्य सभ्यताएं कहते हैं, नदियों की सभ्यता। और अगर हम और पहले जाएं, मोहनजोदाड़ो और आपकी दूसरी सभ्यताओं हड़प्पा की तरफ जाते हैं, तो फिर और भी ज़्यादा चिन्ह मिलते हैं। लेकिन आज की एक ट्रिगर पॉइंट के लिए जितने ईरान से लेकर और भारतवर्ष तक, बर्मा तक, जहाँ तक हमें स्थान नज़र आता है, और दूसरा हमें क्षेत्र एक देखना है जिसे हम जम्बूद्वीप कहते हैं, वो ज़्यादातर वेस्टर्न हिमालयाज़ वहाँ से शुरू हो जाता है। हम आज की पॉलिटिकल उसको रियलिटी को सिर्फ बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान तक या बहुत गए तो उज़्बेकिस्तान तक जाते हैं, जबकि मेसोपोटामिया और स्पेन के भी जो भाषा के चिन्ह हैं, लिंग्विस्टिक जो हमारी रियलिटीज़ हैं, उन लिंग्विस्टिक्स में भी बहुत सारे ऐसे हमको प्रमाण मिलते हैं जिन्हें हम पैरेलल बना सकते हैं। भरत के 2 पुत्र थे, पुष्किला और तक्षक। तक्ष जो थे उन्होंने तक्षक करके राज्य किया बहुत बड़ा, और जो दूसरे पुत्र थे उनका पूरा एक साम्राज्य उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान तक चला है, जिनका कई बार हमको उदाहरण भी मिलता है। तो कहाँ से शुरू थी ये? नदियाँ थीं, नहीं थीं, लुप्त हो गई? आज प्रश्न उनका नहीं है। वो डेटिंग और वो जो शोध है वो हमारे जियो साइंटिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एज अ सोशल साइंटिस्ट हम उनका वेट नहीं कर सकते। एज अ सोशल साइंटिस्ट पैरेलल हमें क्या करना है? तो पहले वो प्रमाण देखने हैं जो हमारे ग्रंथ में, चाहे वो हिंदू कुश में मिले हुए सिक्कों के प्रमाण हो, चाहे वो हमें हेमकुंड, हेमस जो है संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब अर्थ है सोना,
और हमें पता है एक लद्दाख में एक मोनेस्ट्री भी है। और ये सारे जो स्वर्ण वाले क्षेत्र हैं, उन स्वर्ण वाले क्षेत्रों से किस तरह जब महाभारत में बलराम तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो वो पूरा इसका एक पूरी यात्रा का विवरण देते हैं, कितनी नदियों के किनारे गए, कौन सी यात्रा चल रही थी, कौन सा तीर्थ वहाँ आ रहा था। तो इसको हम एक करसरी निगाह में नहीं निकाल सकते या उसको पलट नहीं सकते उन पेजेस को कि ठीक है हाँ बलराम ने तीर्थ यात्रा की, किस जगह की, वो कहाँ क्षेत्र आ रहा था, वहाँ के किस राजा का क्या योगदान था, क्योंकि वहाँ भी यवन की बात आती है, गांधार की बात आती है, ऐसे कई भौगोलिक क्षेत्रों की बात आती है जिनसे भारत का मानचित्र पूरा होता है। जो विदेशी स्कॉलर्स हैं उनके भी यहाँ आने की और यहाँ से भाषाओं के आगे ट्रैवल होने की या ट्रांसलेशंस की थियरीज आगे जाती हैं। एक शब्द है हमारे यहाँ पुरी, पुरी माने नगरी। आप जब चलते 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 आयरलैंड तक जाते हैं तो आपको एक शब्द सुनाई देता है BURY, वॉटरबरी। ये कहीं क्या पुरी का अपभ्रंश है, क्योंकि वो भी शहर के अंश में ही लेते हैं। और ऐसे हमारे बहुत से प्रमाण मिलते हैं जो भाषाओं के साथ धीरे धीरे आगे जाते हैं, जैसे पथ का पाथ बना, ऐसे ही इन शब्दों की भी हमको भूमिका मिलती है। एक तो ये संशय कि हम कितने सनातन हैं, यानी कितना पेरेनियल है, कंटिन्यूटी है, उसके ऊपर हम सारे संशय खत्म करें, क्योंकि हमारा जो उद्भव है वो लगातार है। बीच में जब हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ भी रहे हैं 1100 सालों से, या पहले यवनों से, फिर उसके बाद गुलाम वंश से, फिर मुग़ल से, फिर यूरोपियन कॉलोनाइज़र से, तो भी हमारी स्व की यात्रा चल रही है, क्योंकि हमने कभी ग्रंथ निर्माण नहीं रोके। हमारे यहाँ ग्रंथों का लिखना लगातार चलता रहा और उन ग्रंथों में उस समय की जो लौकिक विज्ञान की एक कला है वो हमेशा प्रतिलक्षित होती रही है। तो इस सनातन जो सभ्यता है उसको हम अगर जियो हिस्टोरिक एक बैकग्राउंड देके अगर हम स्टडी करें, यानी भौगोलिक इतिहास उसका ढूंढें, तो हम जो बाकी के इतिहास के सांस्कृतिक इतिहास हो गया, आर्थिक इतिहास है या सामाजिक इतिहास है, तब हमें उनके लक्षण उसमें दिखने लगते हैं। जो कल्चरल रूट्स हैं वो हमें लोगों में, जगहों पे, इवेंट्स में, मेमोरीज़ में और भाषा में, लिपि में ये कई बार दिखाई देती है। इसका एकदम नया उदाहरण ये है कि शीना जो भाषा है, शीना की अपनी कोई लिपि नहीं है, और अभी जो POJK है वहाँ शीना की एक लिपि डेवलप हो रही है। एक स्पेसिमेन आया 2 साल पहले हमारे पास जो बिल्कुल बंगाली लिपि से मिलता जुलता है। तो कौन सी सभ्यता कहाँ जाके किस तरह ट्रैवल करके किसको कैसा इम्पैक्ट कर रही है, उसको अगर हमें कनेक्ट करना है तो फिर इतिहास के पास जाना पड़ेगा, और वो भौगोलिक इतिहास ही हो सकता है, ना कि सामाजिक इतिहास। तो जब हम इन्हें कनेक्ट करते हैं तब हमें पता चलता है कि ना सिर्फ लिपि का आदान प्रदान हो रहा है बल्कि पूरे ज्ञान का भी आदान प्रदान हो रहा है। और वो 10 जो मुख्य हमारी नदियां हैं उसमें बार बार आती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, सुद्री, परुस्नी, अकिस्नी, मरुद्वृदा, पितस्ता, अर्जिकिया और सुसोष्मा। इसमें से कुछ जो नदियां हैं वो आज कहीं काबुल में अपभ्रंश होकर काबुल की पहचान है, कहीं बलूचिस्तान की पहचान है, कहीं वो लुप्त हुई हैं। कुछ विद्वानों ने तो सरस्वती को भारत से बाहर ही दिखा दिया है कि मतलब हमारी सभ्यता का अंश ही नहीं थी, और फिर वो जो लॉजिक देते हैं उससे वो एक अलग मानचित्र बनता है। तो उसमें से खास करके कुभा जो काबुल की है नदी, सुवस्तु जो स्वाति उसका है, और क्रमु जो कुर्रम जो दर्रा है वहाँ जो नदियाँ बह रही हैं, और गोमती जो गोरनाल, ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिनका इन 10 नदियों में विवरण मिलता है। नदियाँ क्यों हम बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि जहाँ नदियाँ हैं वहीं सभ्यताएं हैं, और जहाँ सभ्यताएं हैं वहाँ लगातार जीवन में उन्नति है, कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहे हैं।
कुछ रिसर्च स्कॉलर्स कहते हैं कि खाली जो 5 सरस्वती की अपनी ट्रिब्यूटरी हैं, सुदोत्री, परुसनी, असिकनी, वितस्ता और विपस, ये सप्त सिंधु का भाग है, मगर ये शोध का भाग है। इस पर अब जो हम शोध कर रहे हैं उन इन सब परिप्रेक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ेंगे। जो अगर हम एक मानसिक भौगोलिक चित्र बनाना चाहें तो तिब्बत, तिब्बत से तुर्किस्तान, तुर्किस्तान से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से फिर अरावली, इस तरह का एक चित्र बनता है। एक जर्मन फिलोसोफर था हरमन किन्सरले। हरमन किन्सरले एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सिर्फ एक ही किताब लिखी, द डायरी ऑफ अ फिलोसोफर, और वो अपने सारे पैसे इकट्ठे करके दुनिया की यात्रा में चला। और जिस यात्रा से हमें सरोकार है वो यात्रा उसकी श्रीलंका से शुरू होती है, कोलंबो पहुंचता है। कोलंबो पहुंच के 19वीं शताब्दी की बात है, कोलंबो पहुंच के वो सबसे पहले बुद्ध की वहाँ जो संस्कृति है उससे उसका परिचय होता है, और बुद्ध की संस्कृति को आगे ढूंढते ढूंढते वो बहुत कुछ सनातन संस्कृति, रावण और सीता के मिथकों तक पहुँचता है। और फिर वो बार बार ये कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा ये हिंदू क्या चीज़ है, ये सनातन क्या चीज़ है। और फिर वो रामेश्वरम पहुँचता है। रामेश्वरम में वो सिर्फ एक ही दृश्य 3-4 दिन तक देखता है कि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उनको वहाँ की भाषा नहीं आती। वो बैठ जाते हैं हवन कुंड के पास या शिवलिंग के पास, और वहाँ जो पुजारी हैं वो कुछ संस्कृत के श्लोक पढ़ रहे हैं। यही एक भाषा है जो दोनों समझते हैं, बाकी कोई भाषा उन्हें नहीं आती। जो भक्त हैं वो बड़ी भक्ति से उसको सब दान इत्यादि करके पूजा करके चले जाते हैं, और वो उस दिन कहते हैं आज मैं समझा कि भारतीयता क्या है, और अब मैं यही भारतीयता ढूंढने भारत के अन्य शहरों में जाऊंगा। तो वो ट्रवनकोर भी जाते हैं, वो तिरुवनंतपुर जाते हैं, वो मीनाक्षीपुरम जाते हैं, वो उदयपुर आते हैं, वो आगरा जाते हैं, वो दिल्ली जाते हैं, लाहौर जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, और कलकत्ता से आगे बढ़ जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि उदयपुर तक तो सब ठीक है, उदयपुर तक मुझे समझ आ रहा है भारतीयता क्या है, ये ताजमहल क्या है मुझे समझ नहीं आया। बहुत स्पष्ट लिखते हैं ताजमहल क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। इस ताजमहल से ये भारतवासी क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक इमारत है या इसके पीछे कोई फिलॉसफी है? क्योंकि अगर इनकी कला है तो ये कला कहीं और भी दिखनी चाहिए, तो कहीं और दिखती नहीं है। मैं इतना सब देख के आया हूँ, जो कला की कंटिन्यूटी है उस कंटिन्यूटी में ताजमहल कहीं नहीं आ रहा। और फिर जब वो दिल्ली आते हैं तो वो ये कहते हैं दिल्ली में तो आत्मा ही नहीं है। वो आत्मा कहाँ है जो मैंने मीनाक्षीपुरम में, रामेश्वरम में, लाहौर में, लाहौर थोड़ा बाद में जाते हैं, लाहौर का जिक्र नहीं करते, उदयपुर तक करके फिर वो आगरा दिल्ली जाते हैं, बोलते वो कहीं मुझे वो आत्मा नहीं दिख रही। तो एक विदेशी जो सिर्फ 15-20 दिन में इतना भ्रमण कर रहा है कि जहाँ कोलंबो से उसको भारत को समझने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, वो एक मानसिक चित्र बनाकर कंटिन्यूटी ऑफ संस्कृति के हिसाब से रूट्स को ढूंढने जा रहा है। तो उन रूट्स को अगर हमें ढूंढना पड़े तो शायद हमारे लिए और आसान है, क्योंकि हम उन वेदों के संदर्भों को, हम उन शब्दों को, हम उनके इवन फिलोसॉफिक अर्थों को, आध्यात्मिक अर्थों को हम समझते हैं। हमें जम्बू द्वीप किसी को समझाना नहीं पड़ेगा कि ये एक जम्बू द्वीप माने क्या, हम समझते हैं जम्बू द्वीप माने क्या। और अब हम इसकी शोध कैसे करें, इसको ढूंढें कैसे, इसकी भौगोलिक रचना हम कैसे करें। तो इसलिए सप्त सिंधु पे काम करना और आवश्यक है कि ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, हम बार बार कहते हैं सांस्कृतिक भारत, वृत्त भारत। कालिदास ने तो पता नहीं कितनी बार वृत्त भारत का वर्णन किया है। कालिदास पूरा एक मानचित्र खड़ा कर देते हैं, उसमें वो सारे पर्वत बताते हैं जो हिमालय क्षेत्र के हैं, और जबकि वो सिर्फ उज्जैनी में बैठे हुए हैं। वो कहीं रामटेक में बैठ के मेघदूत लिख रहे हैं नागपुर के पास, और वो तो बिल्कुल ही एक पठार एरिया है, वहाँ कुछ है नहीं, वहाँ तो इनफैक्ट वेजिटेशन भी नहीं है। उस नॉन वेजिटेटेड स्टेट में बैठ के वो उन पर्वतों की बात कर रहे हैं जो हिमालय पे आच्छादित हैं, हर तरफ से मिल रहे हैं। तो क्या उन्होंने उन ग्रंथों को समझा है जो पहले लिखे गए, या उन संदर्भों को जो भास बताते हैं, शूद्रक बताते हैं, क्या वो उनको समझ कर उनको
साइंटिफिकली यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ कालिदास का ही साहित्य पढ़ जाएं, हम वेदों को ना भी समझ पाए, तो कालिदास अपने आप में इस वृहत भारत की पूरी संकल्पना है। वो जिस तरह से मेघों को एक जीपीएस सिग्नल देते हैं, यहाँ मत बरसना, यहाँ बरसना, या यहाँ ये अन्न हो रहा है, वहाँ ये फसल है, तुम्हें हिमालय पर्वत पर कमल नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम अगर वहाँ के शिव को अगर तुम पूजना चाहोगे तो कमल से नहीं पूज सकते, क्योंकि वहाँ हिम के अलावा और कुछ नहीं होता। तो कहाँ से जल लाना है, तो वो कुंडों की व्याख्या करते हैं कि कितनी तरह के कुंड हैं, और ये सब वृहत भारत का ही एक